Hello students, in today's lecture number 14 we shall discuss the concept of electric power. इससे पहले हमने बात की जूल हीटिंग इफेक्ट. आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा, आपने सॉल्व भी किए होंगे क्वेश्चन. ओके, नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पावर डिनोटेड बाय कैपिटल P. इलेक्ट्रिक पावर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? रेट ऑफ वर्क डन. सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ वर्क डन. रेट ऑफ वर्क डन, राइट, बाय किसके द्वारा वर्क डन हो रहा है? ये जो रेट ऑफ वर्क डन है ये कौन करेगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ करेगा, यानी बैटरी. सोर्स ऑफ ईएमएफ करेगा, बैटरी करेगा. तो पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम कहते हैं पावर. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन T. तो और हमने जूल हीटिंग इफेक्ट में ये भी देखा था जो वर्क डन है वो हीट डेवलप्ड के बराबर है, हीट के बराबर है. और हीट क्या था? I²RT था. तो W की जगह क्या लिखा जा सकता है? I²RT. तो P इज इक्वल टू I²RT अपॉन T हो जाएगा. T से T कैंसिल हो जाएगा. एक रिलेशन आ गया पावर का, I²R आ गया. आ गया नहीं रिलेशन? समझ में आ गया होगा भाई. P इज इक्वल टू W अपॉन T और W एज पर जूल हीटिंग इफेक्ट वर्क डन ही हीट के बराबर होता है. और हीट क्या आया था जूल्स में हीटिंग इफेक्ट में? I²RT. तो W क्या हो जाएगा? I²RT. तो W की जगह रखा I²RT अपॉन T. T से T कैंसिल हुआ, P इज इक्वल टू I²R आ गया. अब ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ हम क्या लिखते हैं? वोल्टेज V इज इक्वल टू RI होता है. वोल्टेज क्या होता है? RI होता है. तो I क्या आ जाएगा यहाँ से? V अपॉन R आ जाएगा. और जब I की वैल्यू V अपॉन R रखें तो P इज इक्वल टू V² अपॉन R² हो जाएगा, क्योंकि I² है इंटू R है. R से एक R कैंसिल होगा तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा? V² अपॉन R आ जाएगा. ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया पावर का. समझ में आ गया? V इज इक्वल टू RI और यहाँ से I निकाल करके यहाँ रख दिया. V अपॉन R स्क्वायर है तो V² अपॉन R² इंटू R. R से एक R कैंसिल होगा तो V² अपॉन R आ गया. ठीक है. अब यदि मैं यहाँ पर R को एलिमिनेट कर दूं, पहले मैंने करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा पावर को, फिर मैंने वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा. अब मैं R को एलिमिनेट कर देता हूँ, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में यदि पावर लिखना चाहता हूँ तो R की जगह ओम्स लॉ से V अपॉन I रख सकते हैं. तो R की जगह V अपॉन I रखें तो V² अपॉन R. R का जगह रखा V अपॉन I तो V से एक V कैंसिल होगा. ठीक है, ऊपर V बचेगा, नीचे नहीं बचेगा, और I ऊपर चला जाएगा तो V इंटू I. पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इंटू I. तो चार रिलेशन हमारे पास आ गए. एक तो आ गया आपका P इज इक्वल टू W अपॉन T, पावर का रिलेशन. ठीक है. दूसरा आ गया P इज इक्वल टू I²R. तीसरा आ गया P इज इक्वल टू V² अपॉन R. चौथा आ गया P इज इक्वल टू V इंटू I. ये सब बातें हमने 10th क्लास में भी डिस्कस की है, आपका रिवीजन हो रहा होगा. अब यूनिट की बात करते हैं. यूनिट क्या होता है पावर का? वाट. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. किलोवाट इससे बड़ा यूनिट होता है, KW. किलो को K से और W वाट. मेगावाट इससे बड़ा यूनिट होता है, M. मेगा मतलब M, वाट. और 1 मेगावाट, 1 मेगा का मतलब 10⁻⁶ वाट. ठीक है. और 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 10⁻³ वाट, यानी 1000 वाट. ठीक है. और एक यूनिट और होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट. और 1 HP भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, 746 वाट. तो ये सब आपको ध्यान रखना है सिंपली. इससे आगे चलो बात करते हैं. इससे आगे हम जो बात करेंगे, इससे आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर. किसके ऊपर बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर बात करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी आपने 10th में पढ़ा है. इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी बैटरी जो एनर्जी का सोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा, किसको मेंटेन करने में? इन मेंटेनिंग. किसे मेंटेन करने में? मेंटेनिंग द करंट. कहां पर? इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर. इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने में जो बैटरी यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, बट इट इज नॉट ए फोर्स एक्चुअली. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. इससे अगला टॉपिक यही होगा, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद में यही टॉपिक हम बात करेंगे. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है. अभी वोल्टेज से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये वोल्टेज को इंडिकेट करता है बैटरी के. सो इट इज द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ और सोर्स ऑफ एनर्जी और बैटरी इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ सोर्स के द्वारा यानी बैटरी के द्वारा
करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब P बराबर क्या लिखा था हमने, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लिखा था, तो यहां से वर्क डन क्या लिखा जा सकता है, पावर इनटू टाइम। अब यूनिट क्या होता है वर्क डन का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट भी वही होगा जो वर्क डन का होगा, यही तो एनर्जी है, हीट एनर्जी यही तो है, तो जूल होगा। और क्या लिख सकते हैं, पावर को वाट में और टाइम को सेकंड में, तो वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड हो गया, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड, ठीक है। यानी अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी आपने बहुत पढ़ा है, 1 किलोवाट आवर होता है, जिसको 1 यूनिट भी हम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 यूनिट। भाई हम मीटर का बिल देते हैं तो यूनिट की फॉर्म में आता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। और कितना जूल होता है इसमें, किलो, किलो को हमने लिखा 1000 और वाट आवर 1000, वाट को एज इट इज लिखा, 1 आवर में 60 मिनट होता है। आगे 1000 को एज इट इज लिखा, वाट को W लिखा, 60 मिनट, मिनट की जगह लिखा 60 सेकेंड। आगे सॉल्व किया 1000 इंटू W इंटू 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकेंड, और इसको लिखा 36 और आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 36, 36 के आगे 5 जीरो, वाट सेकेंड। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 36 इंटू 10⁵ जूल, या फिर 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, यदि यहाँ पॉइंट लगाएंगे 3 और 6 के बीच में तो ये 6 हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जिसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं 1 किलो वाट आवर को, यानी 1 यूनिट का मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होता है। तो 1 यूनिट जो है कोई छोटा सा यूनिट नहीं है कि 1 मतलब छोटा सा है, तो जूल में यदि देखें तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, वेरी लार्ज अमाउंट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं। 2 वायर्स A एंड V ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर हैं, एक वायर और ये दूसरा वायर A B, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है, मटेरियल इज सेम, दोनों का मटेरियल सेम है, और लेंथ ऑफ वायर A इज इक्वल टू लेंथ B, दैट इज लेंथ इज सेम, लेंथ सेम है, ठीक है। और जब ध्यान रखिए, जब मटेरियल सेम होता है, मटेरियल नहीं बदलता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी भैया, सेम होगी, होगी या नहीं। जब मटेरियल अलग अलग नहीं है, मटेरियल सेम है, तो उन दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, रो ए इज इक्वल टू रो बी। ये देखिए इनडायरेक्टली हमें पता करना है, 2 वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल मतलब उनकी रेजिस्टिविटी सेम है और लेंथ तो सेम दे ही रखा है, तो यहां से पहचान जाना है कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ तो सेम दे ही रखा है, तो 2 बातें तो सेम है। हैव दियर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशो 1:4, लेकिन उनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं उनका रेशो दे रखा है 1:4। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर A और क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर V क्या दे रखा है, इनका रेशो 1:4 दे रखा है। रेजिस्टिविटी और क्या, देखो पहले हमने रेजिस्टिविटी तो सेम दे रखा है, सेम मटेरियल है इसलिए, और लेंथ दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। पूछ क्या रहा है देखें, What would be the ratio of heat produced in these wires? इन वायर्स में प्रोड्यूस होने वाली हीट का रेशो क्या होगा when same voltage is applied across each? जब दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। मतलब ये है भाई, सिंपल सी बात है, ये वायर A है, ये वायर A है, इसको एक बैटरी से जोड़ा, ये लीजिए, जिसका वोल्टेज V है, और ये वायर V है, इसको भी उसी बैटरी से जोड़ा जिसका वोल्टेज वही है जो पहली का था, दोनों को सेम वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। अब इसमें जो हीट डेवलप होगी HA कितनी होगी ये पता करना है, HB कितनी होगी ये पता करना है। तो H पता करने के लिए हम जानते हैं I²RT होता है या नहीं, I²RT होता है। अब I²RT होता है, तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, ध्यान देना,
दोनों को सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ा है, तो ये यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वोल्टेज सेम है, करंट तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो वोल्टेज सेम है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे V²/RT। आसानी से निकाल सकेंगे ना, क्योंकि V तो सेम है, सिंस V इज सेम फॉर वायर A एंड वायर B, देयरफॉर H इज इक्वल टू V²/R इंटू T। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब यहां से इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है? H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि मैं सेम टाइम के लिए दोनों में करंट फ्लो करता हूं तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R के। अब मुझे यदि R पता लग जाए तो मैं हीट निकाल लूंगा, है या नहीं? हीट निकल जाएगा मेरा। ये या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, भाई V²/RT। इससे आप लिखें HA लिख लो, V², B दोनों का सेम है, RA इंटू T सेम रख रहा हूं मैं, और HB क्या हो जाएगा? V²/RB इंटू T। ये वायर A के अंदर हीट डेवलप का फॉर्मूला आ गया, ये वायर B के अंदर हीट डेवलप का फॉर्मूला आ गया। समझ गया नहीं? इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने ऐसा कर दिया। भाई V तो सेम है, क्योंकि दोनों सेम बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो V को मैंने सेम रखा है दोनों में, और रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया का अलग अलग है, ठीक है। अब और टाइम मैं सेम मान लेता हूं, मान लीजिए टाइम सेम है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों वायर का? यदि मैं RA की बात करूं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A, तो रेजिस्टिविटी ऑफ A इंटू लेंथ ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ A, यही तो होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर B की बात करूं तो ρV लेंथ ऑफ वायर B एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर B, यही होगा। तो यहां से RA अपॉन RB निकल सकता है क्या? क्या रखो, ρA LA अपॉन AA, ठीक है, ρV LV अपॉन AB। अब देखो ρA LA ρV LV से कट जाएगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है और लेंथ सेम है, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। कट गया यानी लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम दे रखी है, तो बचा क्या? ऊपर बचा 1/एरिया ऑफ A और नीचे बचा 1/एरिया ऑफ V। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ V और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ A। यानी जो रेजिस्टेंस A अपॉन रेजिस्टेंस B आया, एरिया ऑफ V अपॉन एरिया ऑफ A आ गया, ठीक है, दे रखा है ना। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है आपको? एरिया ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ V, ये दे रखा है ना। एरिया ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ V कितना दे रखा है? 1/4, 1/4। और हमारा रेजिस्टेंस क्या आया था? RA अपॉन RB, ये रेशो क्या आया था? एरिया ऑफ V अपॉन एरिया ऑफ A, अभी निकाला था ना। अब इसका उल्टा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 4/1 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेशो क्या आ गया? 4/1 आ जाएगा, ठीक है। अब हीट डेवलप्ड का रेशो निकालना है, हीट HA अपॉन HB, ये निकालना है ना। तो HA क्या है भाई? HA क्या है? V²/RA इंटू T, ये है। और HB क्या है? V²/RB इंटू T है। अब V सेम है, TT सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 1/RA ऊपर बचा, 1/RB नीचे, तो सॉल्व करेंगे तो RB अपॉन RA आ जाएगा। अब RB अपॉन RA क्या आ गया? 4/1। यानी जो हीट डेवलप आया HA अपॉन HB बराबर क्या आया? 4/1। यानी किसमें ज्यादा हीट डेवलप हो रहा है? वायर A में। वायर A में हीट डेवलप ज्यादा हो रहा है, यानी क्यों? क्योंकि वायर A का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट डेवलप्ड का रेशो क्या आ गया? 4/1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। जब सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हीट डेवलप्ड का रेशो क्या आ गया? 4/1 आ गया, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 valves 40 watt, 60 watt, 100 watt are connected to 220 volt main. Which valve will glow brightly if they are connected in A series, B parallel? तो सॉल्यूशन में पहले सीरीज का लेता हूं मैं। सीरीज में यानी तीनों वाल्व
ये पहला बल्ब है 40 वाट का, ये दूसरा बल्ब है 60 वाट का, ये तीसरा बल्ब है 100 वाट का। सीरीज में जुड़े हुए हैं, पहला केस ले रहा हूं, और किससे? 220 वोल्ट सप्लाई से। किससे जुड़े हुए हैं? 220 वोल्ट सप्लाई से। तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा उजाला कौन देगा? ज्यादा उजाला देने के लिए अब ये पता करना है। तो देखिए, एज ऑल द 3 bulbs are connected to same 220 वोल्ट मेंस, ठीक है। देयरफॉर जो यहाँ पर पावर का रिलेशन आएगा, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R आएगा या नहीं? वही V सेम है, यानी P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब पावर किसका ज्यादा आया? पावर किस सॉरी अभी हमने केवल ये निकाल लिया कि ऑल द 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड टू सेम 220 वोल्ट मेंस, ठीक है, सेम मेन से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में ये रिलेशन आएगा। अब दूसरा केस क्या दे रखा है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। अब एंड ऑल्सो ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब सिर्फ सीरीज में जुड़े हुए हैं तो P इज इक्वल टू क्या होता है? I²R। करंट सेम होता है, तो सीरीज में क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो दोनों बातें आ रही हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? देखिए, अब तीनों एक ही मेन सप्लाई से जुड़े हुए हैं, तीनों बल्ब एक ही सप्लाई से जुड़े हुए हैं, तो जिसका रेजिस्टेंस जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो पावर देखिए जरा किसकी कम है? 40 वाट बल्ब की कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट ज्यादा होगा किससे? रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट से, और ये ज्यादा होगा 100 वाट से। भाई 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों सेम। अभी आप सीरीज और पैरेलल मत सोचो, अभी इस समय सीरीज और पैरेलल मत सोचो, ठीक है। अभी मैं केवल पावर की बात कर रहा हूँ, पावर किस में ज्यादा होगी किस में कम है, और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि किसका रेजिस्टेंस कम है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो उस समय जब रेजिस्टेंस चेक करें तो सीरीज और पैरेलल मत सोचना। तीनों किससे जुड़े हुए हैं? सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो जब सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला तो यही यूज होना है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तीनों के लिए यहीं से सप्लाई हो रहा है, तो कॉमन मेन से जुड़े हुए हैं, तो ये फॉर्मूला यूज होना है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होगा 40 वाट, जिसकी पावर कम है। पावर किसकी? 40 वाट सबसे कम है, 60 उससे ज्यादा है, 100 उससे ज्यादा है, तो 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा जिसकी पावर ज्यादा है। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है डेफिनेटली वही ज्यादा हीट डेवलप करेगा। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वही ज्यादा हीट डेवलप करेगा। मोर रेजिस्टेंस सीरीज में मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, और मोर हीट का मतलब मोर ग्लो। तो कौन ज्यादा ग्लो होगा? 40 वाट बल्ब विल ग्लो मोर। ध्यान रखिएगा, सीरीज में जो कम पावर का बल्ब है वो ज्यादा ग्लो होगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, चलो और समझ में आ जाएगा आपको। पैरेलल वाला केस लेते हैं। पैरेलल में जोड़ दो तीनों को। ये 40 वाट, ये 60 वाट, और ये 100 वाट। दिखाई दे रहा होगा आपको। तीनों को जोड़ दिया पैरेलल में, ये लीजिए, और तीनों किससे जोड़ दिए? सेम 220 वोल्ट सप्लाई से, ये लीजिए। अब सेम 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं इसलिए ये रिलेशन तो आएगा ही, क्योंकि P इज इक्वल टू V² अपॉन R।
ठीक है, अब देखो जरा पावर किसका ज्यादा होगा, पावर जिसका ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम। अब देखना पावर किसका ज्यादा है 100 का, 40 का सबसे कम है, तो रेजिस्टेंस तो 40 का ही ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा। रेजिस्टेंस का भाई वैल्यू तो वही रहेगा। सीरीज में भी हमने देखा, पैरेलल में भी देखा, रेजिस्टेंस 40 वाट जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जब कॉमन सप्लाई से जुड़े हैं तो। लेकिन बट फॉर पैरेलल हीट डेवलप्ड यदि हमें निकालना है तो पैरेलल के लिए तो V²/R यूज होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम, यानी हायर रेजिस्टेंस लेस हीट, ठीक है, और लेस ग्लो, लेस हीट का मतलब लेस ग्लो, ठीक है। तो हायर रेजिस्टेंस किसका है 40 वाट, जिसकी सबसे कम पावर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हीट डेवलप होगी, और कम हीट डेवलप होने का मतलब कम ग्लो होगा, यानी पैरेलल में लोएस्ट पावर का बल्ब सबसे कम जलेगा, और जो हाई पावर का बल्ब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सबसे ज्यादा उजाला देगा। सो 100 वाट बल्ब विल ग्लो मोर इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो ज्यादा उजाला देता है, और सीरीज में जिसकी पावर सबसे कम होती है वो ज्यादा उजाला देता है। हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में जो हमारे कंपोनेंट्स घरों में जुड़े हुए हैं वो सब किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो आप एक जगह 100 वाट का बल्ब लगाइए, एक जगह उससे ज्यादा वाट का बल्ब लगाइए, एक जगह 25 वाट का लगाओ, एक जगह 100 का, तो डेफिनेटली 100 वाट बल्ब का उजाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।